अध्याय 3 देख रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद। जिस आंदोलन की बात हम कर रहे थे, उस आंदोलन को अब लोगों ने कैसे लिया, उनका क्या विचार था। जैसे हमने देखा कि हर एक ग्रुप ने, हर एक समूह ने अलग हिसाब से इस आंदोलन के की मांग की व्याख्या की, यानी कि अपने हिसाब से समझा कि हाँ, ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, या हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। तो अलग अलग समूह जो आए इसमें, और उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। जैसे हम बात करेंगे पाटीदार और जाट। ये ऐसे किसान समुदाय हैं, जैसे गुजरात में पाटीदार और उत्तर प्रदेश में जाट। ये बड़े संपन्न किसान हैं। ऐसे किसान देखिए, दो तरीके के किसान होते हैं। एक किसान जिनको जरूरत रहती है हर चीज की, जिसे हम दरिद्र कह सकते हैं, और जो सुखद होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जमीन होती है, वो संपन्न किसान की श्रेणी में आते हैं। तो पाटीदार और जाट इस तरीके के थे। वो इस आंदोलन में सक्रिय हुए। तो हुआ ये कि वो खेती किस चीज की कर रहे थे। खेती वो वैसे फसलों की नहीं कर रहे थे कि दाल आटा चावल। वो ये कर रहे थे व्यवसायिक खेती, यानी कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, जो जिसे हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। लेकिन अब उस समय व्यापार में मंदी थी, कीमतें भी बहुत गिर रही थी। तो ये दोनों जाट और पाटीदार इससे काफी परेशान थे। अब जब उनको आय नहीं हो रही थी, तो सबसे बड़ी बात ये कि चाहे कोई भी टाइप का किसान हो, उन्हें चुकाना तो लगान था ही, कर तो देना ही था, टैक्स देना ही था। तो वो दे नहीं पा रहे थे। सरकार क्यों कम करेगी, उसका सारा खर्चा जो है वो इसी लगान से चलता है। तो असंतोष था, सब जगह असंतोष था। तो अब ये जो संपन्न किसान थे, जैसे मैंने आपको बताया पाटीदार और जाट, इन्होंने क्या किया कि ये बहुत बढ़ चढ़कर इन्होंने आंदोलन का समर्थन किया, आगे बढ़े, अपने समुदायों को साथ में लिया। और जो सदस्य इसमें उनके साथ शामिल नहीं हो रहे थे, उनका बहिष्कार भी कर दिया कि देखिए, ये हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, हमारे हकों की लड़ाई के लिए, हुकूक की लड़ाई के लिए। बेसिक ये था कि उनकी, ठीक है, स्वराज तो होगा, लेकिन उसके उसके अलावा ये जो दो मैंने नाम लिए, उनका मेन जो लड़ाई थी वो लगान के खिलाफ थी। उनके ऊपर जो टैक्स इतना भारी लग रहा है, क्योंकि उनके पास आय का स्रोत नहीं रहा, मतलब कहीं से वो लाइवलीहुड का स्रोत नहीं रहा। अब 1931 में लगान नहीं घटे, और उसके बाद आंदोलन जब वापस ले लिया गया तो लगान तो घटा नहीं। अब ये लोग जो इतने बढ़ चढ़ के जाट और जो हमने पाटीदार समाज देखा, ये आगे आए थे, वो तो निराश हो गए। तो जैसे ही 1932 में दोबारा ये आंदोलन की शुरुआत हुई, इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, इनकार कर दिया। अब गरीब किसान की बात करें, देखिए जैसे मैंने बताया, गरीब किसान हो चाहे अमीर किसान हो, लगान तो सबको देना पड़ता था, कर टैक्स ये देना ही पड़ता था। लेकिन गरीब किसान की दिक्कत कुछ और थी। वो केवल उनकी लगान तो दिक्कत थी ही, प्लस एडेड क्या था, बहुत सारे जो थे किसान, जो गरीब किसान थे, वो जमींदारों के पट्टे पे काम करते थे। कहने का मतलब, जमींदार से एक जमीन लेते थे, उस पे काम करते थे, और उसमें पटाई एक तरीके से उनके बीच में अरेंजमेंट होता था कि इतना हम लेंगे, इतना आप लेंगे। लेकिन हुआ ये कि फिर से महामंदी का दौर था वो, तो इनको पैसे मिल नहीं रहे थे, और जो उन्होंने पैदा किया उसकी आमदनी भी नहीं मिल रही थी। तो जो खासतौर पे जो छोटे पट्टे जिनके पास थे, वो तो किराया भी नहीं चुका पा रहे थे। वो ये चाह रहे थे, अब ये जो हमने पाटीदार और जाट देखा, वो चाह रहे थे कि सरकार माफ करे, क्या लगान। अब ये जो गरीब किसान है, ये चाह रहे थे कि कौन माफ करे। अब इनके आदमी चेंज हो गए। ये चाह रहे थे कि वो जमींदार जिनसे उन्होंने पट्टे में जमीन ली है, वो जो इनको भाड़ा चुकाना था, या वो जमीन जो ली थी, उसका जो टैक्स तो नहीं कहेंगे, उसका किराया जो चुकाना था, वो माफ कर दिया जाए। तो हुआ ये कि ये लोगों ने, जो गरीब किसान थे, अब उनके पास कुछ था तो नहीं, जो समाजवादी और कम्युनिस्ट नेता थे, उनके हाथों में एक आंदोलन था जिसे रेडिकल आंदोलन कहते हैं। वहां पर ये गए, उन लोगों के साथ इन्होंने काम किया। अब हुआ ये कि अमीर किसान और जमींदार जो थे, वो क्योंकि कांग्रेस जो थी, वो इनकी नाराजगी नहीं लेना चाहती थी, किनकी, जो अमीर किसान है, जमींदारों की। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो कम्युनिस्ट और समाजवादी का जो नेतृत्व है, खासतौर पे जो गरीब किसानों के लिए किया जाता था, उससे ये अलग रहे। कौन? कांग्रेस। क्योंकि
ये जो चल रहा था वो अमीर किसानों और जमींदारों के खिलाफ था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कांग्रेस का जो है एक तरीके से समझ लीजिए एक लिंक सा हो गया था अमीर किसानों और जमींदारों की तरफ से, इसलिए क्योंकि वो उनको नाराज नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में हमेशा कोई मतलब वो जो बंधन है, वो जो जुड़ाव है, वो कभी नहीं हो पाया, अनिश्चित ही रहा वो। अब हमने किसानों की बात करी, आते हैं अब व्यवसायी वर्ग पे, मतलब ऐसा वर्ग जो ट्रेड करता था, व्यवसाय करता था। उनकी क्या सोच थी? देखिए, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारी जरूरतें पड़ी हिंदुस्तान से, तो जो व्यवसायी वर्ग था, उद्योगिक वर्ग था, उसने काफी मुनाफा कमाया, क्योंकि युद्ध के लिए जो जो चीजें चाहिए थी फटाफट उन्होंने तैयार की, निर्यात किया, और बकायदा वो ताकतवर हो चुके थे। हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं। अब अगर अपना कारोबार को उनको फैलाना है तो ऐसी जो उपनिवेशवादी नीतियां हैं, अगर बाई चांस कोई भी ऐसी नीति मान लीजिए अंग्रेज बनाते हैं या कोई निर्यात की आयात की नीति बनती है जिससे उनके व्यवसाय में, उनके ट्रेड में कोई रुकावट आती है, कोई रोड़ा अटकता है, तो उसके लिए जरूर विरोध के लिए तैयार थे। बेसिकली वो ये चाहते थे कि हमें जो वस्तु चाहिए, हमें जो चीजें चाहिए बाहर से, मतलब जिसका आयात होना है, उसके लिए तो आप पहले सुरक्षा दीजिए हमें, और जो रुपया और स्टर्लिंग यानी कि जो अमाउंट का कन्वर्जन है, करेंसी एक्सचेंज जो है, हिंदुस्तानी पैसा और उस समय वहां स्टर्लिंग चला करती थी, तो इनके बीच में जो कन्वर्जन है वो बदलाव उसको जरा वो किया जाए, बराबर किया जाए, है ना। मतलब अपने हिसाब से विनिमय, मतलब एक्सचेंज रेट चाहते थे वो, और ये भी चाहते थे कि देखिए आयात सुरक्षित रहे, हमारा आयात में कभी भी ना आए। इस कारण से इन्होंने क्या किया, जो व्यवसायिक थे, ट्रेडर्स थे, वो सब मिले, उन्होंने 1920 में क्या चीज बनाई, इसका नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, 1920 में बनाई गई। और इसी तरीके से 1927 में बनाया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की आज भी है, FICCI, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। 1920 में ये बना इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, तो ये बनाया गया। अब इसमें बहुत जाने माने उद्योगपति थे, जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, GD बिरला। तो ये जो नेता थे, उन्होंने जो औपनिवेशिक नियंत्रण है किस पे, उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, ठीक, और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। यानी कि अब जो उद्योग चल रहा है, तो ये जो बड़े नाम मैंने गिनाए आपको, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और GD बिरला, इन्होंने क्या किया कि जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था पे या इकोनॉमी पे अगर सरकारी नियंत्रण हो रहा है या ज्यादा नियंत्रण हो रहा है, उनके खिलाफ हो रहा है, तो उसका तो पहले ये जो बड़े लोग थे उनके साथ बहुत आर भी लग थे, ये तो नेता थे, इन्होंने विरोध किया। और जो नाफरमानी आंदोलन था, नाफरमानी का मतलब होता है सिविल नाफरमानी, ही वही है सविनय अवज्ञा, इसको नाफरमानी उर्दू में लिखा हुआ है कि सिविल नाफरमानी, किसी की बात को नहीं मानना, तो सिविल तरीके से, अच्छे तरीके से पैसा भी इन्होंने दिया, और साथ में जो चीज आयात हो रही है, जो चीज इंपोर्ट हो रही है, उसको भी खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। यानी इन्होंने एक साथ दिया, इस सिविल सविनय अवज्ञा या सिविल नाफरमानी का इन्होंने साथ दिया। तो अब यहां पर ये कैसे सोचते थे, अब व्यवसायी कैसे देखते थे, क्योंकि जो गांधी जी और उनके साथी, उन्होंने तो स्वराज का नारा दिया था, लेकिन वो ये इस तरीके से देखते थे, जो व्यवसायी समाज था, कि हमारे ऊपर जो भी पाबंदियां हैं, कारोबार पे जो भी औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों ने हम पे जो औपनिवेशिक प्रतिबंधिता या फिर पाबंदियां लगा रखी है, वो नहीं होंगी। पहली चीज तो ये देखते थे कि अगर हम इन चीजों का समर्थन करें तो, और साथ में वो व्यापार और उद्योग आराम से करके, निर्बाध ढंग से करके फल फूल सकेंगे, यानी कि कुछ कमा सकेंगे। हुआ ये कि गोलमेज सम्मेलन, आपको याद है जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात हुई, तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, और 1 लाख लोगों को उन्होंने फ्री करवाया, जो अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। तो जैसे ही ये सम्मेलन विफल हुआ, अब ये व्यवसायी संगठन जो थे
उनका भी उत्साह जाता रहा। उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हमने इतनी मेहनत से की, और उनको ये भी लग रहा था कि अब तो कुछ उग्रता हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और क्योंकि ऐसे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो ये देख रहे थे कि अगर कोई अशांति होती है, या कांग्रेस में जो नए सदस्य आए हैं और वो समाजवाद की तरफ प्रति उनका प्रभाव ज्यादा है, तो अगर ये ऐसा हुआ तो हो सकता है कि कोई कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई ऐसी उग्र गतिविधियां हो, इससे डरे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, खासतौर पे देखिएगा जो श्रमिक वर्ग है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग, देखिए एक होता है जिसको मैंने ट्रेडिंग कहा, उद्योगपति, एक होता है जिसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, जो लेबर क्लास है, जो जो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, जो उद्योग में काम करती है। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने दिया था, नागपुर के अलावा कोई भी ऐसा श्रमिक वर्ग नहीं था औद्योगिक जिसने उसमें हिस्सा लिया। बहुत केवल नागपुर वालों ने लिया, बाकी और नहीं लिया। और जैसे जैसे आप उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अमीर किसान, जागीरदार, ये सब कांग्रेस के नजदीक थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि उद्योगपति भी कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे। जैसे उद्योगपति वहां कांग्रेस के पास जा रहे थे, अब क्या करेंगे, मजदूर की दिक्कत तो उद्योगपतियों से थी, उद्योगपति के दोस्त कांग्रेस, तो मजदूर क्या करेगा, मजदूर कांग्रेस से हटने लगा। लेकिन फिर भी कुछ मजदूरों ने आंदोलन तो सबने भाग लिया, कुछ लोगों ने लिया, लेकिन बाकी जो मैं चीज बता रहा हूँ कि माहौल कैसा था, यानी कि जो विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार करना, उसको किसके साथ जोड़ा उन्होंने जो गांधीवादी विचार है, कम वेतन, मतलब हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, लेकिन उनकी दिक्कतें क्या थी, उनकी दिक्कतें ये थी कि हमारे जो हम लेबर क्लास है, हमारे लिए अच्छी कार्य स्थितियां नहीं है, हमारे लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है ना, हमको पैसा भी कम मिल रहा है। तो उन्होंने, श्रमिक वर्ग ने उसको इस तरीके से लिया, मतलब स्वराज को इस तरीके से लिया। अब देखिए 1930 में जो रेलवे में कामगार थे, और 1932 में गोदी, ये जो कामगार है, इन्होंने हड़ताल की, इन्होंने बाकायदा हड़ताल की। और कईयों ने, छोटा नागपुर एक इलाका है, 1930 में यहाँ की जो टिन खान है, यहाँ पर कई मजदूरों ने गांधी टोपी पहनी और फिर अभियान में निकले, बहिष्कार अभियान। लेकिन फिर भी अब आप देखें, कांग्रेस अपने जो कार्यक्रम है, जो भी उनका जैसे कह सकते हैं मैनिफेस्टो है, या फिर वो जो भी बनाते थे, उसमें मजदूरों की मांगों को थोड़ा अलग ही रखती थी। क्योंकि अगर मजदूरों की चीजें उसमें मांग ली तो जो उद्योगपति है और ये उनसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि उद्योगपति ही तो पैसा लेके आ रहे हैं, किसी पार्टी को चलाने के लिए, किसी लोगों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। और जो साम्राज्यवादी विरोधी ताकतें हैं, ये साम्राज्यवाद ही तो खत्म करना है, अंग्रेजों को ही तो हटाना है, इस ताकतों में भी अगर हम मजदूरों की मांग को ले आए तो इसमें वो फूट पड़ सकती है, इसलिए हमेशा कांग्रेस इससे बचती थी। अब मैं आपको कुछ डेट के हिसाब से कुछ चीजें बताता हूँ, देखिएगा कि 1918-19 में बाबा रामचंद्र ये उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं, मिलाते हैं, सबको एक साथ इनका जुड़ाव करवाते हैं। अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है गांधी और गांधीवादी लोग आप पे हड़ताल करते हैं, लेकिन वहां पर एक बहुत दुखद घटना जलियांवाला बाग अमृतसर में हो जाता है। जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, और फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड हो जाता है, और फिर उसके बाद गांधी जी से नाराज होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। फिर मई 1924 में अब अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और उसके बाद जो आदिवासी संघर्ष चल रहा था, 2 वर्ष से जो चल रहा था, जिसमें उन्होंने हथियार उठा रखे थे, सीताराम राजू के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में ये संघर्ष समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर दिसंबर 1929 में क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। यहाँ पर जो है नेहरू साहब की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार कर ली जाती है। उसके बाद 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ये दलित वर्ग एक एसोसिएशन है, उसकी स्थापना कर देते हैं। और मार्च 1930 में गांधी जी ये साबरमती से चल के दांडी पहुंचते हैं और बाकायदा नमक बनाते हैं। इस तरीके से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक कानून का घोर उल्लंघन करते हैं। उसके बाद मार्च 1931 में
गांधी जी फिर से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और उसके बाद 1932 में जब वो लौटते हैं और देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन तो इसकी सफलता तो हुई नहीं, वापस आके देखते हैं कि अंग्रेजों ने तो और दमनकारी चीजें शुरू कर दी है, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरुआत करते हैं। तो ये सब कहानी, ये एक तरीके से एक जिस्ट थी, इसको आप समझ सकते हैं। अब औरतों की क्या भूमिका रही? औरत जो है, जब नमक सत्याग्रह हुआ था, और मैंने जैसे बताया गांधी जी अपने अपने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चले, जो एक समुद्री तट का इलाका है, वहां पर उन्होंने नमक बनाया। लेकिन बीच में जितने समय वो चले, 10 मील चलते थे वो 24 घंटों में, एक दिन में, तो उसमें जहां भी वो ठहरते थे वहां काफी सारी औरतें उनकी बातें सुनने आती थी। तो औरतों ने जुलूस में हिस्सा लिया, उन्होंने नमक भी बनाया और बाकायदा उन्होंने पिकेटिंग जैसे दुकानों के सामने आके खड़े कर दिए। तो विदेशी कपड़ों के कपड़ा हुआ, शराब की दुकानें हुई, वहां पर खड़ी हो गई। तो महिलाएं गई, जेल गई। लेकिन यहाँ पर क्या रहा कि शहरी इलाकों में जो ऊंचे घर की लड़कियां, औरतें थी, ऊंची जातियों की जो लड़की थी, वो सक्रिय रही। और ग्रामीण इलाकों में भी जो किसान अच्छे खासे थे, पैसे वाले थे, संपन्न थे, उनकी महिलाएं इस आंदोलन में आई। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो घर बार से अच्छी थी, चाहे शहरी हो, चाहे किसान या अर्बन हो या रूरल हो, दोनों ही जगह ऐसी औरतें आई इस आंदोलन में जो मतलब अच्छी घर से आती हैं, जिनके पास खाने पीने का अच्छा सामान या व्यवस्थाएं हैं। अब गांधी जी के ने आह्वान भी किया, तो उसमें कई जो है वो और आगे आई। इसका मतलब था कि सार्वजनिक अगर एरिया में देखा जाए, पब्लिक एरिया में देखा जाए, तो औरतों की स्थिति में ज्यादा कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि गांधी जी अब का विचार थोड़ा सा अलग था। उनका ये था, उनका इतना मतलब पश्चिमी विचार नहीं था। उनका विचार ये था कि घर को चलाना, चूल्हा चौका करना, माँ की तरह, अच्छी पत्नी की तरह जीवन को बिताना, यही एक औरत का असली कर्तव्य है, यही मूल कर्तव्य है। इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस जो संगठन, इतना जबरदस्त संगठन चला जिसने हमें आजादी दिलाई, उसमें औरतों बहुत समय तक, जो बहुत मेन पद होते थे, इंपॉर्टेंट पद होते थे, उसमें औरतें कभी नहीं दिखाई दी, बहुत समय तक नहीं दिखाई दी। और केवल यह है कि औरतें हैं साथ में, एक तरीके से सिंबल की तरह थी। तो ये औरतों की सिचुएशन थी उस समय जब ये आंदोलन चल रहा था। अब देखिएगा, राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें, जैसे मैंने कहा, शामिल तो थी, जिसमें बाकायदा बच्चे को लेके औरतें आई हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, कोई गोद में भी बच्चे हैं, ये छोटा बच्चा साथ में गोद में भी, मतलब सबके सब निकल के आए थे। लेकिन खासतौर पर जैसे मैंने कहा कि जो थोड़ा संपन्न था वो तो चले आए, जो नहीं था वो क्या करता। अब ये जो सविनय अवज्ञा, हम इतने बार इसके बारे में बात कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस, यानी बहुत इज्जत से मना करना, इसकी सीमाएं अगर हम बात करें तो जो मैंने बताया कि सबकी जो अवधारणा थी, सबका जो कॉन्सेप्ट, अवधारणा का मतलब होता है सोच, कॉन्सेप्ट। मेरा कॉन्सेप्ट किसके प्रति क्या है? जैसे सूरज को देख के आप कुछ और सोच सकते हैं, मैं कुछ और सोच सकता हूं, हमारा दोनों की अवधारणा सूरज के बारे में अलग अलग। तो एक राष्ट्र के जो अछूत थे, अछूत मतलब अनटचेबल उस समय कहलाते थे, जो समाज की हायरार्की श्रेणी में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और उसके बाद आपका जो सबसे नीचे आते थे वो अछूत, इसका मतलब उनका वो होता अनटचेबल्स। अब वो 1930 में जो अछूत थे वो अपने आप को कहने लगे हम दलित हैं या उत्पीड़ित हैं। अब कांग्रेस में बहुत समय तक इन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हो यह था कि कांग्रेस में ज्यादातर सवर्ण हिंदू थे, यानी कि जैसे मैंने आपको जो 4 श्रेणी बताया ना, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण जो ऊपर वाली जो हायरार्की थी, वो लोग थे बहुत सारे कांग्रेस में। लेकिन महात्मा गांधी ने ये कहा कि देखिए साहब, ये जो अनटचेबिलिटी है ना, ये जो छुआछूत चल रही है, अगर ये खत्म नहीं हो सकती, अगर ये खत्म नहीं करेंगे, तो ये जो स्वराज की हम मांग कर रहे हैं, ये हमें कभी नहीं मिल सकता। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। तो उन्होंने जो अछूत है, अनटचेबल उस समय उनको कहा जाता था, अछूत, उनको हरिजन कहा। उनको कहा कि ये हरिजन है, हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग, यानी ईश्वर के संतान है, भगवान के बच्चे हैं। और कोई भी ऐसी जगह जहां पर उनके जाने की मनाही थी, चाहे मंदिर हो, कोई ऐसे तालाब हो, सड़क हो, उसके लिए बाकायदा उन्होंने सत्याग्रह किया कि इनको हर जगह अपनी उपस्थिति होनी है, कोई मना नहीं करेगा। जो उन्होंने खुद जो लैट्रिन बाथरूम होता है खुद साफ किया, क्या, ताकि
लोग जो है मैला ढोने वाले इनकी प्रतिष्ठा को देखें कि भाई जब गांधी जी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सबके दिमाग में खासतौर पर ऊंची जाति है उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि ये जो अस्पृश्यता आप लोगों ने डाल रखी है, जो अनटचेबिलिटी है कि इसको छूना नहीं है, इसका छुआ खाना नहीं है, ये सबको सब भूल जाइए। लेकिन बहुत सारे जो दलित नेता थे वो इसका कुछ वाकई, क्योंकि जो उनकी समस्याएं थी वो गांधी जी ठीक समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग उसमें अस्पृश्य हैं वो लोग तो ज्यादा अच्छे से समझते हैं ना, तो वो संगठित होने लगे। वो ये कह रहे थे कि देखिए हमको ये सब तो ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं, टॉयलेट वॉयलेट साफ कर रहे हैं, लेकिन हमको जितने भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, जहाँ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें पहले तो हमें आप रिजर्वेशन दीजिए, हमें आरक्षण दीजिए, और जो निर्वाचन क्षेत्र है वो ऐसे बनाइए, उनको रिजर्व करिए ताकि वहां से केवल दलित ही आए, क्योंकि अगर दलित का इलाका है वहां से कोई सवर्ण अगर अब चूज होके आ रहा है, इलेक्ट होके आ रहा है, तो वो कैसे सब दलितों की बात कहेगा। दलितों के बीच में से दलित ही आना चाहिए, ऐसे इलाके जो है वो उनको आप रिजर्व करिए। तो इस उनका ये कहना था कि जो अपंगता या ये कहीं समाज में ये जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, खासतौर पे कास्ट और क्रीड के नाम पे, अगर हम राजनीति के तौर पे सशक्त होंगे, यानी कि हमारे पास पावर आएगी, पॉलिटिकल पावर जब हमारे पास आएगी, ये हरिजनों का कहना था कि जब हमारे पॉलिटिकल पावर आएगी तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये दलितों की हिस्सेदारी इसलिए थोड़ी सी कम ही थी इसमें संविधान अवज्ञा में। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 1930 में, जैसे मैंने बताया, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है कि दमित वर्ग ये बना लिया, संगठन बना लिया। उन्होंने कहा कि देखिए दलितों के लिए जो अलग निर्वाचन क्षेत्र है, इसका जो सवाल था उस पर गांधी जी के साथ इनका थोड़ा सा टकराव हुआ, यानी कि विचारों का टकराव हुआ कि ये चाहते थे कि हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र मिले, गांधी जी कुछ और सोचते थे। अब जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर साहब की मांग मान ली तो गांधी जी, क्योंकि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, तो अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए गांधी जी। वो ये चाहते थे कि देखिए दलितों के लिए अगर ये आप अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे तो ये जो मैं करने में लगा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे सवर्ण हो चाहे दूसरी जाति, सबको मैं मिला के चलना चाहता हूँ। ये मेरा जो मेन एम है वो तो दूर दूषित हो जाएगा, यानी मेरे काम में अड़चन आ जाएगी। तो फिर अल्टीमेटली ये बात को समझे अंबेडकर साहब और उन्होंने ये जो 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया बकायदा। तो इसमें जो दमित वर्ग है, जिसको बाद में शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति कहा गया, दमित वर्ग, इन्होंने जो दमित वर्ग एसोसिएशन, दमित वर्ग को ही अनुसूचित जाति कहा गया, उसमें जो प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद है उसमें सीट मिल गई उनको, आरक्षित सीट मिल गई, रिजर्व सीट मिल गई। लेकिन उनके लिए जो मतदान है वो कहाँ होता था, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, यानी कि ये निर्वाचन क्षेत्रों को रिजर्व नहीं किया गया, लेकिन जो प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषद है उसमें उनको आरक्षित सीट मिल गई। लेकिन फिर भी हमेशा दलित आंदोलन है, ये कांग्रेस को वैसे ही दिखता रहा जैसे आप कहते हैं ना, एक आंख ऊपर करके, यानी थोड़ा शंका की दृष्टि से देखता रहा कांग्रेस को, ये दलित समाज है कहें या ये आंदोलन का है। अब भारत में जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने ज्यादा इसके प्रति उत्साह नहीं दिखाया, ये संविधान अवज्ञा के लिए ज्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था उसमें असहयोग तो था कि हम ब्रिटिश के साथ असहयोग करेंगे, और खिलाफत मतलब जो ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य के टर्की को हराया है और उसमें खिलाफ खलीफा है, उसके ऊपर पाबंदियां डाली जाएंगी और उसका हम खिलाफत करते हैं, यानी कि एक वहां का और एक यहाँ का। ये जो आंदोलन जब शुरू किया था तो ये शांत पड़ गया था। अब ये जब शांत पड़ गया तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो तबका था, बहुत सारे लोग थे, ये कांग्रेस से हट गए, कटा महसूस करने लगे, क्योंकि अब खिलाफत तो खत्म हो गया, सहयोग भी खत्म हो गया। तो और अब इसमें देखिएगा कि 1920 का जो मध्य था उसमें कांग्रेस जो है हिंदू महासभा, यानी कि जो हिंदू महासभा में देखिएगा हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन, यानी कि जो हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के नाम पे शुरू हुए थे, उनके साथ उनके करीब दिखने लगी, यानी कांग्रेस और हिंदू धर्म की चीज सामने दिखने लगी। अब मुसलमान जब ये देखेंगे तो जैसे जैसे इनके बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में
संबंध खराब होते चले गए। तो अब धार्मिक जुलूस निकालने लगे, उग्र भी हो जाते थे। जब देखिए धर्म की भावना आती है लोगों के बीच में तो वो ये ऐसे खुरापात करते हैं, जबकि आप देखिए सब हम लोग बराबर हैं, एक जैसे लोग हैं, है ना, सभी के हाड़ मांस है क्या, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर भी वो दंगे करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बहुत दुख की बात है ये। लेकिन आप जैसे सभ्य जो बच्चे हैं उनको समझना चाहिए कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती। ये सब लोगों ने या ये कहें कि जो भी जिससे जहां जिसको फायदा मिलता है वो ये करा देता है। अब इससे मैंने जैसे बताया दंगे हुए तो और समुदायों में भेद पड़ गया। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दो बहुत प्रोमिनेंट एक तरीके से पार्टियां थी, उन्होंने एक साथ मिलने का प्रयास किया, गठबंधन का प्रयास किया। अब ये लगा कि 1927 में हाँ ये साथ आ जाएगी, लेकिन अब जो आगे विधानसभा है उसमें कौन प्रतिनिधित्व करेगा, इस पर इन पे सवाल उठा। अब देखिए ये साहब जो दिखा रहा हूं मैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू साहब और ये मौलाना आजाद साहब है। ये वर्धा है, नागपुर से करीबन 3 घंटे की दूरी पे है, वो है इलाका है। तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम काफी सुनेंगे आप, ये पाकिस्तान के फादर कहे जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि देखिए मुसलमानों को जो केंद्रीय सभा है इसमें आप आरक्षण दीजिए, मतलब आरक्षित सीट दीजिए, और जो मुस्लिम जहां पर ज्यादा है, बंगाल और पंजाब, इसमें जो उनकी आबादी है, जितने लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व या फिर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए आपको। तो वो ये जो उनकी मांग थी मुस्लिम लीग की कि हम मुसलमानों के लिए कोई अलग निर्वाचन प्रक्रिया अपनाएंगे या पृथक निर्वाचिका जो होगी, ये हम मांग छोड़ देंगे अगर आप हमारी ये बात मांगे। तो बहुत ये बहस चल गई। फिर उसके बाद 1928 में एक, जिसमें सारे दल मौजूद थे, तो हिंदू महासभा, ये सब हिंदू की जो महासभाएं बनी हुई हैं जो सेकुलर नहीं है, उनसे वो आप समझ सकते हैं कि क्या है, किस चीज को फैलाना चाहते हैं वो। तो M.I. जयकर ये जो आए थे, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से भाषण दिया, खुलेआम निंदा कर दी। किस चीज की निंदा कर दी, अब आप समझ रहे होंगे कि ये हिंदू महासभा है तो किसकी निंदा कर रहे होंगे। तो उसके बाद जो भी एक साथ मिलने की और एक बैठ के बात करके देश के लिए कुछ करने की संभावनाएं जो थी वो सब खत्म हो गई। और उसके बाद ये मुद्दा जो है, क्योंकि किसी ने जाके बोल दिया कि तुम बुरे हो, तुम खराब हो, थप्पड़ मार दिया, तो अगला आदमी फिर दोबारा कैसे आएगा, है ना। तो मुसलमानों के खिलाफ बोल दिया तो मुसलमानों ने कहा ठीक है, हम अपनी ये जो अलग से जो हमें निर्वाचन का चाहिए वो हम उस मांग पे जमे रहेंगे। तो जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ ना, तो यहाँ पर जो अलग अलग समुदाय थे और इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ माहौल बना रहा, क्योंकि हमारे इतने सारे समुदाय हैं, इतने सारे ग्रुप हैं। अब कांग्रेस से जो मुसलमान कट गए थे वो तैयार तो नहीं थे कि हम कुछ ऐसा संघर्ष करने वाले हैं, और जो मुस्लिम नेता थे, जो स्मार्ट लोग थे या कहें समझदार बुद्धिजीवी कहें, वो ये समझ रहे थे कि जो मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका रहता है। जैसे आज भी हिंदुस्तान में देखें तो 18% जो है मुसलमान है, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो अगर आप देखें कि उनको चिंता थी कि इनका क्या हो, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदू लोग मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, या देखिए बोलते तो दोनों है ना, लेकिन जब बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है तो छोटा भाई दोबारा नहीं मार सकता है, लेकिन बड़ा भाई अगर कोई दबा के बोले तो बड़ा भाई तो हिंदू थे। तब उन्होंने जब ये सब कहा तो उनको समझ में आ गया, उनको चिंता खाने लगी कि ये तो अगर जिस तरीके से अभी चल रहा है इस तरीके से तो हमारी मुसलमानों की, या कहें जो अल्पसंख्यक है, उनको तो खत्म ही हो जाएगी, संस्कृति और पहचान तो उनकी एकदम धूमिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब इसमें सामूहिक अपनेपन का भाव अगर आप देखें, यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक साहब है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, और सब चीजें इनके आसपास ऐसी है जो धार्मिक संभाव को दिखाती है, मंदिर चर्च मस्जिद सब देख रहे हैं। तो राष्ट्रवाद यानी कि देश का अपने रीजन के प्रति जो मोहब्बत है वो तब पनपती है जब आपको ये लगे कि वो एक राष्ट्र के, एक देश के अंग है। एक दूसरे को साथ मिलना, एक तरीके से दिमागी तौर पे भी एक साथ रहना, अलग अलग जो समुदाय हैं, क्षेत्र हैं, भाषाएं हैं, वो सब कैसे आपस में आए। तो ये जो अपनापन है
अब देखिए, एक आपके पास विलन है और दो हीरो लड़ रहे हैं, तो दोनों हीरो दोस्त बन जाएंगे। अब उनकी सांस्कृतिक परिक्रियाएं कुछ भी हो सकती है, एक हो सकता है आमिर खान, एक हो सकता है अमिताभ बच्चन, है ना। दोनों अलग अलग धर्म और जाति विशेष को बिलोंग करते होंगे, लेकिन जब वो लड़ रहे होते हैं किसी एक कॉमन उससे, तो चीजें उनकी मिलती। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, आप देखें, चाहे साहित्य हो, लोक कथाएं हो, चित्र हो, प्रतीक हो, सभी के हिसाब से चीजें बताई गई, लोग जुड़े, और चाहे दिक्कतें रही लोगों के बीच में, विचार में, समूह में, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़े। अब जैसे आप देखें कि राष्ट्र की पहचान किस तरीके से दिया है, खासतौर पे जो चित्र बनाए जाते थे। तो अभी आप देखें, ये जो पहली तस्वीर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने बनाई थी, ध्यान रखिएगा, पहली भारत माता की जो तस्वीर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने बनाई थी। और उसके बाद एक गीत, मातृभूमि की स्थिति में एक रूप में वंदे मातरम का गीत लिखा गया, इन्होंने लिखा था 1870 में। फिर इसको उन्होंने, उनका जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब का आनंद मठ, उसमें इसको शामिल भी कर लिया गया। बहुत जबरदस्त तरीके से गाया गया, स्वदेशी आंदोलन में तो धूम मच गई इस वंदे मातरम की। अब इसमें स्वदेशी आंदोलन की जो प्रेरणा से एक साहब थे अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चित्र बनाया जो विश्व विख्यात हुआ। यहाँ पर देखिएगा, ये है भारत माता, अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया था। इसमें आप देखें कि बहुत सारी गुणों को दिखाया जा रहा था। एक जगह यहाँ पर ये सन्यासी की इसमें है, एक जगह किसी और इसमें है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से रेखांकित किया गया था। इसमें माला है, कभी किसी को कपड़े दे रही हैं, कभी शिक्षा, भोजन, सब चीजें इसमें दिखाई गई। ये आपके अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाया था 1905। तो जैसे मैंने बताया, सन्यासिनी के रूप में इन्होंने दिखाया, शांत भी है, गंभीर भी है, दैवी इनमें शक्ति दिखा रहे हैं, इनके अंदर जो अच्छे गुण है, आध्यात्मिक गुण है, वो भी दिखाए जा रहे हैं। तो अब ये एक चीज बन गई कि भारत माता को इस तरीके से दिखाना, ये राष्ट्रवाद का प्रतीक माना गया कि अब इनके प्रति हमको श्रद्धा होनी चाहिए, इनके प्रति हमको प्रेम होना चाहिए। अब कथाएं भी लिखी गई, लोगों ने लोक कथाएं गी, और जो गीत और जो पुरानी चीजें चली आ रही थी वो गांव गांव जाके लोग इसको गाने लगे, और ये दिखाने लगे कि जो राष्ट्रीय पहचान है हमारी, और जो हमारा अतीत है, वो जो उसी का तो गौरव है हमारे पास, यानी हमें अपनी परंपरा को बचाना है। बंगाल में जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब है, उन्होंने भी लोक गाथा है, उसकी गीत, बाल गीत और मिथक इस तरीके को इकट्ठा करने के लिए वो भी निकल पड़े। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि ये नेहरू साहब है, नेहरू साहब ने जो हाथ में जो किताब ले रखी है, भारत का नक्शा है, और यहाँ भारत माता बनी हुई। तो ये बड़ा लोकप्रिय चित्र हुआ उस समय कि कैसे देश की कल्पना करते हैं, राष्ट्रवाद किस तरीके से लोगों के बीच में आया। अब इसमें जो चीजें आगे बढ़ रही थी, इसमें मद्रास में नटेशा शास्त्री, इन्होंने द फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया, इसमें भी तमिल की जो कथाएं थी उसका संकलन किया, 4 भाग में, 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका ये कहना था कि जो राष्ट्र है, लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, देश का धरोहर होती हैं। तो लोगों का जो असल विचार है, लोगों की जो अलग अलग भिन्नता है, विशिष्टताएं हैं, स्पेशलिटीज हैं, वो सबसे अच्छी तरीके से कैसे अभिव्यक्त हो सकती हैं इनके लोक कथाओं के जरिए। तो ये चिन्ह है, प्रतीक है, ये काफी ज्यादा वो होने लगे, लोग इसके प्रति जागरूक होने लगे। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसमें एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया, हरा, पीला, लाल था उसमें। अब इसमें जो 8 प्रांत है, ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत है, उसको प्रतिनिधित्व करते हुए एक कमल के 8 फूल थे इसमें, 8 फूल, और एक आधा चांद दिखाया गया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का ही प्रतिनिधित्व, यानी कि उनकी दोनों चीजें दिखाई गई इसमें। अब 1921 में गांधी जी ने भी एक झंडा तैयार किया, ये भी तिरंगा था जिसमें सफेद, हरा और लाल था, और जो चरखा था, गांधीवादी प्रतीक जो सिंबल था इनका चरखे का, कि हम स्वावलंबी है, हम इंडिपेंडेंट है, खुद अपने कपड़े बना सकते हैं। तो ये चीज इसमें आई, और ये झंडा जो है कई लोगों ने उठा के इस अवज्ञा आंदोलन में बहुत अच्छी तरीके से इसका उपयोग किया। अब ये जब जो चीजें चल रही थी, इसमें देखिए कि इतिहास, जो भी चीजें गौरव चली आ रही है हमारे देश की, लोगों ने ये समझा कि जो हमारा प्राचीन है, हमारा जो गौरवमयी जो युग रहा, जिसमें जो कला हिंदुस्तानियों की थी, वास्तुशिल्प थी, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति,
कानून, दर्शन, हस्तकला, व्यापार, ये सब जो चीज चली आ रही वो बड़ा महान युग था और बहुत अच्छा हमारा युग था, लेकिन हमको गुलाम बना लिया गया, हमको गुलाम बनने पर मजबूर किया गया, जो हमारी इतनी जबरदस्त चीजें चली आ रही थी, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि हमको ये चीजें लानी पड़ेगी, क्योंकि अब इस पे हमें दोबारा गर्व करना पड़ेगा, ताकि ब्रिटिश शासन को दोबारा हम चिता सके, और हम ब्रिटिश से मुक्ति तभी पा सकते हैं जब हम अपनी पुरानी चीजों को, परंपराओं को, हमारे जो भी अचीवमेंट है उनको हम समझें। तो एक भारत माता का एक और चित्र यहाँ पर है, इसमें जो अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने बनाई, ये बड़ी अलग है। इसमें इनके हाथ में त्रिशूल है, हाथी है, शेर है, यानी कि थोड़ी सी इसमें शक्ति और सत्ता दिखाई जा रही है, पावर। तो लोग इस तरीके से लोगों को करीब लाने की कोशिश की गई कि जो पुरानी चीजें हैं, पुरानी परंपरा है, ये सब चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या था कि ये सारी जो परंपराएं थी वो सब सारी की सारी आध्यात्मिक और हिंदुओं की थी। तो इसमें जो बहुत एक बड़ा परसेंट जो मुसलमानों का था, और खासतौर पे जो जो अल्पसंख्यक थे, वो थोड़ा सा से दूर होने लगे। तो निष्कर्ष अगर हम बात करें, जो हमारी समरी है, उसमें यह है कि अलग अलग समूह, जो वर्ग है, जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ, अंग्रेज उपनिवेश के खिलाफ लोगों का गुस्सा आया, तो सब लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको देखा। सबकी अलग आकांक्षाएं थी, सबकी अलग अलग इच्छाएं थी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शिकायतें थी, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें थी। लेकिन जो गांधी जी है और बाकी लोगों ने जरूरी कोशिश की कि ये जो समूह सबके मांग है, इसको एक साथ मिलाया जाए, एक सूत्र में पिरोया जाए, और क्योंकि टकराव तो होना ही था, लेकिन राष्ट्र एक बन रहा था, और सबकी एक ही मांग थी कि जो औपनिवेशिक शासन है इसको थोड़ा दूर करना है। और ये अलग अलग आवाज एक तरीके से अगर कंबाइन कर ले, तो एक इसे कह सकते हैं फ्लावर एक साथ मिल रहे थे, कोई गुलाब था, कोई लिली था, सब मिल के। लेकिन सबका एक ही काम था कि लीजिए, अंग्रेजों को दिया जाए, और अंग्रेजों से कहा जाए लीजिए अपना फूल पकड़िए और चुपचाप ब्रिटेन का हवाई जहाज पकड़िए या शिप पकड़िए और निकल जाइए। तो ये बात रही इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।